हेलो बच्चों, स्काई फार्मा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 ऑफ द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अब हम सेम 1 में इन कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन में क्या होता है? इफ वी कंसिडर द कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन को माने या फिर कंसिडर करें, सोचें, तो इक्विवेलेंट वेट इज एक्सप्रेस एज द वेट ऑफ द सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ और रिएक्ट विद द 1 ग्राम ऑफ एटम यूनिवेलेंट कैटायन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें उसका इक्विवेलेंट वेट लेना है, तो उसके अगर 1 ग्राम को उसके 1 ग्राम को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके यूनिवेलेंट, उसको रिएक्ट कराएंगे यूनिवेलेंट कैटायन के साथ, यूनिवेलेंट कैटायन के साथ। और फिर जो यूनिवेलेंट कैटायन के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे, तब उसके बाद जो हमारे पास वो आएगा वेट, उसको ही हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। रिएक्शन के बाद जो वेट आएगा उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। और अगर यही चीज हम वो उसके लिए करें, बाइवेलेंट के लिए करें या फिर ट्राइवेलेंट के लिए करें, तो उनके लिए 1/2 बाइवेलेंट के लिए, देखो अब हम बताते हैं, 1/2 बाइवेलेंट के लिए, और मतलब ये है बाइवेलेंट के लिए, और यहाँ पे 1/3 आपका ट्राइवेलेंट के लिए हम रिएक्ट कराएंगे, ट्राइवेलेंट कैटायन से रिएक्ट कराएंगे। जो फिर उसके बाद इनकी रिएक्शन के बाद जो वेट आएगा उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। उसको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट वेट। उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। अब हम पढ़ेंगे आगे फॉर कैटायन। कैटायन के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे मल्टीप्लाई, मतलब कैसे निकालेंगे कैटायन के लिए। यहाँ पे जो कैटायन बता रखा है उसके लिए हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम करेंगे जो एटॉमिक वेट है ना किसी भी कंपाउंड का, एटॉमिक वेट, यहाँ पे सॉरी पेन लेना भूल गया, एटॉमिक एटॉमिक वेट को डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ? वैलेंसी ऑफ एटम के साथ। एटॉमिक वेट को डिवाइड करेंगे, वेट को डिवाइड करेंगे वैलेंसी के साथ। यहाँ पे अपनी वैलेंसी के साथ, वैलेंसी के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। जो आपका रिजल्ट आएगा उसको ही कहा जाएगा, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होगा किसके में? कैटायन के अंदर, इक्विवेलेंट वेट फॉर कैटायन। पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा कुछ कैटायंस तो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, और कुछ जो हमारे रिएक्टेंट या फिर कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। सिर्फ वो लेने जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, जो सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट हो वो नहीं लेने। तो सिर्फ इसमें उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। अब अब हम पढ़ेंगे इन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा? इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ साल्ट एंड द वैलेंसी ऑफ रिएक्टिंग आयंस। जो इन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा? द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ साल्ट, किसी भी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ अ साल्ट एंड द वैलेंसी ऑफ द रिएक्टिंग आयन। देखो इसमें क्या बता रहा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के दौरान जो हम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के दौरान, वो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे क्या करेंगे? मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ? वैलेंसी ऑफ रिएक्टिंग आयन के साथ। यहाँ पे लिख भी रखा है नीचे, वैलेंसी ऑफ रिएक्टिंग आयंस के साथ। अगर हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर इक्विवेलेंट वेट निकालना है साल्ट का, किसी भी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, मोलिकुलर वेट को, किसके मोलिकुलर वेट को? ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ साल्ट, ग्राम मतलब साल्ट की ग्राम मोलिकुलर वेट को हम डिवाइड करेंगे वैलेंसी ऑफ रिएक्टिंग आयंस। जो भी आयंस उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं उनको उसके साथ डिवाइड करेंगे, जब जो आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट वेट आएगा। और यहाँ पे हमने फॉर्मूले में भी दिखा रखा है, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में भी है नोट्स के अंदर, एग्जाम्पल है इसका। For the reaction of NaCl and AgNO3, 1 mole of Cl react with the 1 mole of Ag positive। यहाँ पे क्या बता रहा है? जब NaCl
यहाँ पे क्या बता रहा है, जब NaCl और AgNO3 की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इसके अंदर जो रिएक्शन होती है इसके अंदर, उसमें 1 मोल ऑफ Cl रिएक्ट विद दी 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, 1 मोल ऑफ जो Cl होगा वो 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ एक इसके साथ ही रिएक्ट करेगा। और NaNO फिर उसके बाद जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार का, NaCl प्लस में Ag पॉजिटिव, AgCl प्लस में Na, ये आपकी रिएक्शन होगी। इसके अंदर हम AgNO3 लेंगे, पर NO3 का इतना कोई रोल नहीं है इसके अंदर। वैसे यहाँ पे NaNO3 बनना चाहिए था, यहाँ पे ये दिखाई रखा है आयन बना के, पर NaNO3 बनना था क्योंकि AgNO3 ले रहे थे हम, पर यहाँ पे हमने Ag पॉजिटिव आयन से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे Na खाली आयन से, क्योंकि NO3 है ही नहीं है उसमें रिएक्शन के अंदर। सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl डिवाइड बाय 1। तो इसमें क्या होगा, जो इक्विवेलेंट वेट होगा, क्योंकि देखो एक एक से रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, NaCl का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl, उसको डिवाइड कर देंगे अगर हम एक से, तो जो वेट आएगा उसको ही हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कहेंगे हम इसके अंदर। सॉरी ये थोड़ा बैक हो गया। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे इसको, अब हम आगे पढ़ेंगे इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द वेट ऑफ द सब्सटेंस which react or contain 1.0078 gram of available hydrogen or 8.0 gram of available oxygen, and the equivalent weight can be calculated by the ions electron balance method और oxidation number method। ये दो मेथड होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, इन दो से कैलकुलेट किया जाता है। और जो इक्विवेलेंट वेट होगा सब्सटेंस का वो डिपेंड करेगा कि मतलब कितना कंटेन है, कंटेन, हाँ यहाँ पे द वेट ऑफ द सब्सटेंस विच रिएक्ट, अगर हमें जो इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसको हम रिएक्ट करके देखेंगे 1.0078 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जितना रिएक्ट कर जाएगा वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। जितना रिएक्ट नहीं करेगा वो बाकी का साइड प्रोडक्ट होगा, और जितना रिएक्ट कर जाएगा वो उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा। इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके के मेथड है। पहला है हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस मेथड, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये हमारे पास दो मेथड है यहाँ पे, इन दोनों मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे वेट को, इक्विवेलेंट वेट को ऑक्सीडेशन के रिडक्शन रिएक्शन के दौरान। अब हमारा क्या है, इन आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस मेथड में क्या होगा, इन आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस मेथड, आयंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेप। ये इसी स्टेप पे बेस होता है ये मेथड। ascertain the reaction and the product of the reaction, determine, पहले हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना होगा, डिटरमाइन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर हमको ऑक्सीडाइजिंग, पहले हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना होगा रिएक्शन के अंदर, फिर उसके बाद हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिटरमाइन करना होगा, एजेंट को हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा राइट डाउन द प्रैक्टिकल इक्वेशन फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग को फिर उसकी इक्वेशन लिखनी है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करना है, रिड्यूसिंग एजेंट को, फिर उसकी रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है, और फिर उसके बाद ऐड बोथ दी पार्शियल इक्वेशन, फिर इन दोनों इसको और इसको ऐड करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके जो इक्वेशन आएगी, बोथ इक्वेशन एंड मल्टीप्लाई बोथ बाय पार्शियल इक्वेशन सुटेबल कांस्टेंट। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते समय जितना भी मतलब कांस्टेंट की जरूरत हो उनसे मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि इक्वल नंबर ऑफ आयंस एटम बराबर हो जाए दोनों साइड, और फिर इनको ऐड कर देना है दोनों रिएक्शन को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर,
रिडक्शन ऑफ द पोटाशियम पर मैग्नेट बाय द फेरस सल्फेट इन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। KMnO पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO3 किसके साथ, फेरस FeSO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा, हाँ पोटाशियम पर मैग्नेट है ना, तो KMnO4 जब रिएक्ट करेगा FeSO4 के साथ, किसके प्रेजेंस में, ये प्रेजेंस होगी यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। वे देखो हमारे से करके भी दिखाया, MnO4 नेगेटिव Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली बैलेंस। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे कैसे, MnO4 नेगेटिव था, उसके अंदर हम 8 हाइड्रोजन डालेंगे प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, Mn पॉजिटिव प्लस में 4H2। ये हमने आपको मतलब ये आपने सीखा होगा अपने 12th क्लास स्टैंडर्ड के अंदर, उसमें आपको सिखाते हैं ये बैलेंस मेथड, ये दोनों रिएक्शन को बैलेंस करने के मेथड है। फिर इनको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तभी इनका इक्विवेलेंट वेट निकल पाएगा ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट का। अब हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और मोलिकुलर वेट को अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से डिवाइड कर देंगे तो उनका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। FeSO4 में FeSO4 के दौरान क्या था, 1 था, और KMnO4 के दौरान MnO4 के अंदर 5 थे। वो हमें 5 कैसे पता चले, इनके ऑक्सीजन के नेगेटिव था 4, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन पे 8 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन लाने पड़े, 8 हाइड्रोजन लाया तो यहाँ पे भी बैलेंस करना, तो यहाँ पे फिर 4H2O को बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, जैसे ही हमने 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया इस तरफ, वैसे ही फिर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर दिख गया हमें, फिर इसको डिवाइड कर दिया, 31.6 आंसर आ गया, क्योंकि 158 मोलिकुलर वेट आएगा इसका KMnO4 का, इसमें 278 मोलिकुलर वेट आएगा इसका, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंजेस इन द वैलेंसी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर वैलेंसी चेंज होती है। ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इंडिकेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो ऑक्सीडेशन और अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इंडिकेट करता है, विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द वन एटम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फ्री स्टेट टू डेट इन द कंपाउंड। यानी कि कितना, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है, इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, जो कि रिक्वायर होता है किसी भी एटम को, वन एटम को कन्वर्ट करने के लिए एलिमेंट से, फ्रॉम फ्री स्टेट से किसी भी कंपाउंड के अंदर, जितने भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिक्वायर होती है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, और जितनी भी रिक्वायर होगी उस हिसाब से वो कन्वर्ट कर देगा एक एटम को। एंड इफ द ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस द ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉजिटिव, एंड इफ द रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑक्सीडेशन नंबर इज नेगेटिव। अगर रिडक्शन होगा तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमेशा नेगेटिव, और अगर आपका ऑक्सीडेशन होगा तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा आपका पॉजिटिव। ये आप बात को याद रखना हमेशा। अब क्या है यहाँ पे पढ़ेंगे हम, फॉलोइंग जनरल रूल्स अप्लाई इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इन जनरल रूल्स को हम अप्लाई करके ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज जनरली पॉजिटिव। मेटल्स, पहली बात तो ये बता रहा है कि मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है मेटल का वो पॉजिटिव होता है ऑलवेज, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल और आयन इक्वल टू इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड करेक्ट साइन, और आयंस का और रेडिकल्स का, फ्री रेडिकल्स का जो यहाँ पे इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर वो उनकी वैलेंसी के हिसाब से उनका साइन आता है, अगर वैलेंसी के हिसाब से उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएगा ऑक्सीडेशन नंबर पे। और अब हम बात करें, और भाई इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड इज 0 इज डिटरमाइंड बाय सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। किसी भी इंडिविजुअल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का, किसी भी इंडिविजुअल एटम के इंडिविजुअल एटम के ऑक्सीडेशन
नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड इज जीरो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इज जीरो एंड इज डिटरमाइंड बाय सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। किसी भी इंडिविजुअल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम मतलब इक्विवेलेंट वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड कभी भी जीरो आ रहा है। एंड इज डिटरमाइन, कैसे डिटरमाइन करते हैं उस जीरो को? कि उनके जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है उनका सम को ऐड करके पता चल जाता है कोई भी एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, और वो ज़्यादातर जीरो ही होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फ्री और अनकम्बाइंड एलिमेंट का भी जीरो होता है। फ्री और अनकम्बाइंड एलिमेंट ये भी बता रखा है इसमें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट हाइड्राइड्स इज +1। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हाइड्रोजन का हाइड्राइड को छोड़ के वो +1 होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्ट पेरोक्साइड इज -2। और पेरोक्साइड को छोड़ के ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है -2। एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर, एग्जाम्पल हमारे से बता रखा है इसके अंदर। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल के रूप में हमसे बता रखा है कि K+1 Mn+7 और O4 -8 ये सारे इनके एटम के वैलेंसी लिख रखे है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब। इससे हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर देंगे। चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +7 से +2, यानी कि 7 से 2 पर आया है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलिकुलर वेट बटा में चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। मोलिकुलर वेट को अगर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो हमारा उस समय रिजल्ट आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? 158.5531.6। इस मेथड से हम ऐसे इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के मेथड बताएं ताकि आपको परेशानी ना हो कि 5 कैसे आया, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट करके इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर देंगे। व्हाट इज टाइटर? टाइटर क्या होता है अब हम वो पढ़ेंगे। पहले इसको इरेज कर देते हैं। टाइटर, द टर्म टाइटर डिनोटेड The term titer denote the solution concentration in quantitative analysis। जो टाइटर डिनोट किसे करता है? जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्वालिटेटिव एनालिसिस में, पर्टिकुलरली द एनालिसिस इन विच द वॉल्यूमेट्रिक मेथड इज इन्वॉल्व। जिन एनालिसिस के अंदर वॉल्यूमेट्रिक मेथड इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर ही टाइटर का हम यूज करते हैं। द टाइटर गिव्स द वेट ऑफ द सम पर्टिकुलर सब्सटेंस विद विच द सॉल्यूशन ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन विल रिएक्ट। किसी भी मतलब टाइटर के साथ अगर हम 1 ml सॉल्यूशन रिएक्ट करेगी तो वो उससे हम आपका किसी भी सब्सटेंस का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। गिव्स द वेट ऑफ अ सम पर्टिकुलर सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं टाइटर की मदद से। टाइटर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेट, जो टाइटर होता है सॉल्यूशन का, कैन बी कैलकुलेट यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। जो टाइटर होता है सॉल्यूशन का इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइटर इज इक्वल टू एन इनटू में इक्विवेलेंट वेट। टाइटर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम टाइटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एन, यहाँ पे हम एन इज इनटू में इक्विवेलेंट वेट, ये हमारा टाइटर का फॉर्मूला है यहाँ पे टाइटर को कैलकुलेट करने का। फिर उसके बाद एन रिप्रेजेंट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन वेयर एज द इक्विवेलेंट वेट डिनोट्स द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस। एन तो नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट को डिनोट करता है। एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो इन रिएक्शन में इन्वॉल्व है। नोट डेट ऑफ द सोल्यूट, जो सोल्यूट में उसको नहीं, जो सिर्फ रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसके इक्विवेलेंट वेट को लेंगे। एंड द टाइटर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज द वॉल्यूम एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो टाइटर होता है वो वॉल्यूम भी चेंज कर देता है सॉल्यूशन की। अब पढ़ेंगे हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के वीडियो के नोट्स हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। वैसे भी ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था। अगर मैंने कम पेज भी पढ़ाए तो भी कोई बात नहीं, पर जितने पढ़ाए उतने मोर देन इनफ और अच्छे से पढ़ाएं। तो इनको बार बार रिवाइज करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे आप बात भी कर सकते हो। आप अपने दूसरे टीचर से बात कर सकते हो, गोविंद सर से, वो आपको बता देंगे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।